नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, हरियाणा का रिजल्ट हमारे सामने है और भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर तीसरी बार जीत हासिल की है। कांग्रेस पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा है, लेकिन इस चुनाव ने बहुत कुछ यहां पर दिखा दिया है, बहुत कुछ समझा दिया है। कई नेता हैं जिनका राजनीतिक सफर जो है भविष्य में आने वाले समय में तय हो गया है। कुछ नेताओं ने गलतियां की, कुछ नेताओं ने यहां पर सीखा है। हम बात करेंगे चंद्रशेखर आजाद की। चंद्रशेखर आजाद जिन्होंने दुष्यंत चौटाला की पार्टी के साथ गठबंधन किया। जब ये गठबंधन हुआ तो कई लोगों ने सवाल उठाए कि चंद्रशेखर आजाद ने यहां पर गलती कर दी है, ये गठबंधन करके गलती कर दी है। लेकिन इस गलती के पीछे की वजह क्या है और गलती क्यों हुई है, और चंद्रशेखर आजाद के पास दूसरा ऑप्शन क्या था, दूसरा विकल्प क्या था, ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे। प्रशांत हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। प्रशांत, चंद्रशेखर आजाद, हमने देखा रैलियां की, जनसभा की, दिन में रात में खूब भीड़ आई, खूब लोगों ने उनको प्यार दिया, लेकिन वो वोट में तब्दील नहीं हो पाया। तो चंद्रशेखर आजाद से क्या चूक हुई दुष्यंत चौटाला के साथ जाने की? उनके खिलाफ नाराजगी थी दुष्यंत चौटाला के, फिर भी वो उनके साथ चले गए। और अगर उन्होंने गलती की तो ऑप्शन क्या था चंद्रशेखर के सामने? देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद नगीना से सांसद बने हैं, पहली बार के वो खुद सांसद हैं। और चंद्रशेखर आज़ाद का परफॉर्मेंस बहुत शानदार रहा है नगीना में। सुरक्षित सीट थी, बावजूद उसके आप समझिए कि 50% से ज़्यादा वोट लेकर के आना, और वो भी एक ऐसे युवा नेता के लिए जो जिसका मुश्किल से सामाजिक और पॉलिटिकल जो करियर है वो 10 साल के आसपास जो भी बना, जो भी ऊंचा हुआ या जो भी उन्होंने अपना कद बनाया। हरियाणा विधानसभा चुनाव सांसद बनने के बाद बतौर सांसद चंद्रशेखर आज़ाद का पहला लिटमस था। और ऐसा नहीं है कि चंद्रशेखर आज़ाद को ये पता नहीं था कि उनको दुष्यंत चौटाला के साथ जाने का इतना बड़ा नुकसान हो सकता है। बावजूद इसके चंद्रशेखर आज़ाद ने ये रिस्क लिया। इसके पीछे भी कई कारण हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि चंद्रशेखर आज़ाद को दुष्यंत चौटाला के साथ क्यों नहीं जाना चाहिए था। पहली चीज़, चंद्रशेखर आज़ाद हमेशा, आप चाहे वो किसान मूवमेंट याद कर लीजिए, पहला वाला भी और दूसरा वाला भी, कृषि कानून, फिर उसके बाद जो एमएसपी वाला जो आंदोलन हुआ, दोनों आंदोलनों में चंद्रशेखर आज़ाद सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार और हरियाणा की खट्टर सरकार पर हमलावर रहे। भारतीय जनता पार्टी ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए खट्टर को हटा दिया कुर्सी से, नायब सिंह सैनी को लेकर के आ गए। लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि चंद्रशेखर आज़ाद ये बात क्यों नहीं भांप पाए, क्यों नहीं समझ पाए कि जब भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा स्टेप ले रही है तो फिर वो क्यों उस आदमी के साथ जा रहे हैं गठबंधन करने, जो पूरे 5 साल जिसने बैठ करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, खट्टर सरकार में मलाई खाई, डिप्टी सीएम रहा, और आखिरी के जब 4-5 महीने बचे, जब मुख्यमंत्री बदल दिया भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी ने ही उनको आउट कर दिया दुष्यंत चौटाला को, तब वो बाहर आए। तो उसका खामियाजा दुष्यंत चौटाला को उठाना था। अच्छी खासी किसानों में, जाट मतदाताओं में, दलितों में, मैं आपको बताऊं, हरियाणा ऐसा स्टेट है जहां पर कई सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर 30-35% दलित वोटर्स हैं। और इन दोनों पार्टियों का जो गठबंधन रहा उसका आप कंबाइंड वोट शेयर देखिए तो 1% भी नहीं पहुंच पा रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद गठबंधन पर जो बात बनी थी वो 19 सीटों पर बनी थी कि 19 ये लड़ेंगे, बाकी दुष्यंत चौटाला लड़ेंगे। उसमें से कुछ कैंडिडेट का नॉमिनेशन कैंसिल हो गया था, चंद्रशेखर आज़ाद के 2 या 3 मेरे ख्याल से। चलिए हम 18 या 17 भी मान लेते हैं। अगर यही सीटों की संख्या चंद्रशेखर आज़ाद की, सारी सीटों पर वो चुनाव लड़ते, अकेले लड़ते, भले ही जमानत जब्त हो जाती, लेकिन इसी बहाने, इसी चुनाव के बहाने चंद्रशेखर आज़ाद अपने संगठन का विस्तार कर सकते थे। इसी चुनाव के बहाने चंद्रशेखर आज़ाद हरियाणा की नब्ज समझ पाते, एक एक सीट पर वो जा पाते। पूरे चुनाव में चंद्रशेखर आज़ाद नहीं जा पाए हर सीट पर। अगर वो 90 सीट पर घूमते, 90 सीटों पर अपने कैंडिडेट को तैयार करते, 70 सीट पर लड़ जाते, 50 पर लड़ जाते अकेले, तो भी कम से कम 1%, 2% तो वोट शेयर होता चंद्रशेखर आज़ाद का। लेकिन दुष्यंत चौटाला के साथ गठबंधन करके उनको क्या हासिल हुआ? दुष्यंत चौटाला डूबे, साथ में चंद्रशेखर आज़ाद को भी डूबे हरियाणा में।
लेकिन लोग डूबना, इसको क्या वाकई डूबना कहेंगे क्या प्रशांत? जरा एक चीज और समझाइए कि कुछ लोग ये बात कह रहे हैं कि भाई वो राजनीति में अभी आए हैं, पहली बार सांसद बने हैं, 4 से 5 साल पुरानी पार्टी है, तो आदमी कहते हैं कि ऐसे ही सीखता है। ये भी राजनीति में सीखने का एक तरीका हो गया, ये भी एक पाठशाला हो गई हरियाणा का चुनाव। आपको नहीं लगता? या फिर जिस स्पीड से वो बढ़ रहे थे उनको ये बढ़ते ही रहना चाहिए था? नहीं, इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। चंद्रशेखर आज़ाद को भी पॉजिटिवली लेना चाहिए और आज़ाद समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो कैडर हैं, उनको भी लेना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद की भी पार्टी 4-5 साल पुरानी है और दुष्यंत चौटाला की भी पार्टी बहुत पुरानी, बहुत नई नहीं है। उनकी भी 5-7 साल पुरानी ही पार्टी है। मतलब पिछले चुनाव से 1 साल पहले 18 में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, लेकिन उनके साथ एक लेगेसी थी चौधरी देवीलाल की, और वो तमाम सारा जो चौटाला परिवार है, चौटाला फैमिली है। चंद्रशेखर आज़ाद अपने दम पर खड़े हुए नेता हैं, उन्होंने अपना कद खुद बनाया है। मुझे लगता है चंद्रशेखर आज़ाद अगर चुनाव से पहले थोड़ा सा, अगर उनको लगता कि थोड़ा सा और एक पॉइंट अगर वो और रिस्क ले सकते थे, अगर ले लेते अकेले चुनाव लड़ने का, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता संगठन विस्तार के नज़रिए से हरियाणा में। लेकिन खैर, पहला चुनाव था स्टेट में, इतना बड़ा चुनाव एक तरीके से देखें हरियाणा विधानसभा का सांसद बनने के बाद ख़ास तौर पर। वैसे राजस्थान में आज़ाद समाज पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती आई है। आप 2024 के चुनाव में आप देखिए, जिन सीटों पर भी आज़ाद समाज पार्टी चुनाव लड़ी, वहाँ पर उन्होंने अपना वोट शेयर बड़ा मजबूती के साथ गेन किया है, अपनी ताकत दिखाई है पहली बार चुनाव लड़ने के हिसाब से। तो लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अगर वो अकेले लड़ते तो वोट शेयर और ज्यादा बढ़ सकता था। वोट शेयर बढ़ जाता, और वोट शेयर बढ़ने का सीधा फायदा और सीधा असर आपके कैडर के, आपके संगठन के जो कार्यकर्ता होते हैं, उनका मोटिवेशन लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है। लेकिन प्रशांत देखिए, करने की क्षमता बढ़ जाती है। प्रशांत देखिए, राजनीति को आप भी बहुत दिन से कवर कर रहे हैं और थोड़ा बड़ा मैं भी जानता हूं, तो उस हिसाब से अगर जो मैंने देखा है, चुनाव लड़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, बहुत संसाधन चाहिए होते हैं। वो अभी चंद्रशेखर के पास दिखाई नहीं पड़ते, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। चंद्रशेखर खुद नगीना में जब चुनाव लड़ रहे थे तो मैं वहाँ पर गया, तो जो प्रधान है वहाँ पर, उन्होंने खुले मन से कहा कि भाई चुनाव लड़ने के पैसे नहीं है, प्रधान जी पैसे भिजवा देना थोड़े। तो मेरा ये कहने का मतलब है, बहुत सारी संसाधन चाहिए होते हैं चुनाव लड़ने के लिए, और उनको किसी ना किसी का सहारा चाहिए था। देखिए, चुनाव महंगा हो गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो वक्त चला गया कि भैया 2 बैलों की जोड़ी और ये सारा पैदल चल के चुनाव कर लिया पंफलेट से। अब वैसे चुनाव नहीं होता है। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ने, उनकी एक अच्छी खूबी ये है कि उन्होंने इस बात को प्रूफ किया है, इसको साबित किया है कि कम संसाधनों में कैसे चुनाव जीता जाता है। जैसे आपने बताया कि नगीना में कैसे वो प्रधानों से चंदा ले लेके चुनाव जीते और लड़े, और जीत के सामने आए, मजबूती उन्होंने दिखाई। आप देखिए, भीम आर्मी की जो पूरी नींव है वो एक तरीके से इसी क्राउड फंडिंग के इर्द गिर्द ही है। इतना बड़ा संगठन चलाना इतना आसान नहीं होता है। तो चंद्रशेखर आज़ाद, ये बात मानी जा सकती है कि उनके पास संसाधन कम है, लेकिन ये बात भी सच है कि चंद्रशेखर आज़ाद जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि ये जो नतीजे आए हैं, वो नतीजे, उन नतीजों से सीखते हुए चंद्रशेखर आज़ाद आगे के जो चुनाव हैं, चाहे महाराष्ट्र की बात कर लें, चाहे देखिए जम्मू कश्मीर में अकेले चुनाव लड़ने गए चंद्रशेखर आज़ाद, वहाँ अकेले चुनाव लड़े हैं। नहीं, ठीक बात है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि चलिए हरियाणा का चुनाव हो गया, तो क्या यहाँ से कुछ सीखा, यहाँ पर कुछ परिपक्व होकर निकले, या कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा चंद्रशेखर का? खासकर महाराष्ट्र की बात नहीं करते, जम्मू कश्मीर की बात नहीं करते, खासकर उत्तर प्रदेश में जो 10 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं चंद्रशेखर, उस पर कुछ असर पड़ेगा? देखिए, उत्तर प्रदेश के बारे में मौजूदा वक्त में दलित वोटर्स के बीच, SC ST वोटर्स के बीच अगर सबसे ज़्यादा कोई कॉन्फिडेंट है इस समय बतौर इंडिपेंडेंट दल, वो चंद्रशेखर हैं, आज़ाद समाज पार्टी है। क्योंकि उनकी जो पूरी पृष्ठभूमि है वो वहीं से शुरू होती है। आप देखिए ना, नगीना से उनकी पहली जीत है, और नगीना की ही जो पूरी पेरीफेरी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, वहीं पर 4 सीटों का चुनाव हो रहा है, और इन चारों ही सीटों पर आज़ाद समाज पार्टी ने मेरे ख्याल से अपने कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया है, प्रभारी उन्होंने अपने नियुक्त कर दिए हैं। तो और सारी की सारी 10 सीटों पर वो चुनाव लड़ने भी जा रहे हैं। मझुआ में भी मेरे ख्याल से, फूलपुर में भी उन्होंने कैंडिडेट 10 की 10 पे लड़ रहे हैं, इसमें कोई दो लड़ रहे हैं, और कई सारी सीटों पर उन्होंने 6 से 7 सीटें हैं, 6 से 7 सीटों पर उन्होंने अपने प्रभारी बना भी दिए हैं, कैंडिडेट उन्होंने एक तरीके से घोषित कर दिए हैं। तो आप उससे इस बात का अंदाज़ा लगा लीजिए कि चंद्रशेखर आज़ाद ऑलरेडी मोटिवेटेड हैं, और इस इलेक्शन रिजल्ट का मुझे नहीं लगता कि आज़ाद समाज पार्टी की परफॉर्मेंस पे कोई असर पड़ेगा, बल्कि वो सीख के निकले हैं इस चुनाव में।
सीख के निकले हैं। आने वाले जो चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश के बाहर के, चाहे वो झारखंड की बात कर लें इस साल, चाहे वो आप महाराष्ट्र की बात कर लें, अगले साल की बात करें तो दिल्ली की बात कर सकते हैं, अगले साल नवंबर दिसंबर में बिहार में चुनाव होने हैं, वहाँ चंद्रशेखर आज़ाद ये जो हरियाणा का अनुभव है उसका इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। मेरा एक बार फिर से कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ लग रहा है कि कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, मुझे लगता है कि जो मीरापुर सीट है और जो खैर सीट है, यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी अच्छा प्रदर्शन करने वाली है। चुनाव जीतेगी नहीं जीतेगी ये समय के गर्त में, क्योंकि सीटों का प्रेडिक्शन मैं बहुत बचता हूँ ये सब करने से। बेसिकली मेरा इंटरेस्ट इसमें रहता है कि कौन सी पार्टी किस नरेशन पे, पब्लिक नरेशन को लेकर के पब्लिक के साथ जा रही, पब्लिक के सामने जा रही है और पब्लिक के बीच में उसकी एक्सेप्टेबिलिटी कितनी है, और उसी के आधार पर सीटें भी तय होती हैं, जीत और हार भी तय होती है। तो एक्सेप्टेबिलिटी, उनकी स्वीकार्यता है चंद्रशेखर आज़ाद की इन सीटों पर, अभी जो मुझे दिख रहा है पश्चिम में ख़ास तौर पर। अब वो स्वीकार्यता का परसेंटेज क्या है वो मुझे लगता है जैसे जैसे चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा और चुनाव प्रचार चढ़ेगा वैसे वैसे तस्वीर एकदम क्लियर होती है। कुल मिलाकर निराश होने की जरूरत नहीं, निराश होने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है। ये चंद्रशेखर आज़ाद का जो चुनाव था हरियाणा का, ये एक ऐसा चुनाव था जो उनके पॉलिटिकल करियर का एक पाठशाला के तौर पर, एक क्लास के तौर पर उसको देखा जाना चाहिए कि यहाँ से ये चीज़ें, ये 5 चीज़ें हैं जो हमने सीखी हैं और ये इन चीज़ों को हम आगे आने वाले राज्यों में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इन 5 चीज़ों को हमको दोबारा दोहराना नहीं है। तो ये एक बड़ा, आप देखेंगे सीखने के नज़रिए से आज़ाद समाज पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं के लिए ये एक बहुत बेहतर चुनाव रहा, बहुत शानदार चुनाव रहा है। सोचना उन पार्टियों को चाहिए जो हारी हैं, जो पहले से स्थापित थी हरियाणा में। देखिए, आज़ाद समाज अगर, अब मेरा आखिर में सवाल कि अगर कांग्रेस पार्टी ने चंद्रशेखर आज़ाद को अपने साथ मिला लिया होता तो शायद तस्वीर कुछ और होती। बिल्कुल बिल्कुल कुछ और तस्वीर होती, क्योंकि कांग्रेस पार्टी, आप देखिए, कांग्रेस पार्टी की सीनियर लीडर कुमारी शैलजा वो अलग थलग पड़ी हुई थी, सबसे बड़ा दलित चेहरा है। एक तो उनकी नाराज़गी, ऊपर से दलित वोटों का जो बिखराव हुआ, भाई बसपा और एनएलडी ने गठबंधन कर लिया, जजपा और आसपा ने गठबंधन कर लिया, यानी कि जाट दलित 4 जगह डिवाइड हो गया। इन लोगों ने नुकसान किया कांग्रेस का, एकदम नुकसान किया और ज़बरदस्त नुकसान किया है, क्योंकि जो जीत हार का अंतर है उसका परसेंटेज देखिए, 1% परसेंटेज का अंतर है मात्र, और उसमें भी वोट परसेंटेज में आप देखेंगे तो कांग्रेस अपर एज में है। भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर कांग्रेस से थोड़ा सा कम है, तो अगर यही वोट शेयर उसमें ऐड ऑन हो जाता या 2% का अंतर, 2.5%, 3% का भी अंतर बढ़ा के ले जाते मार्जिन, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी सरकार बना लेती। मायावती की भी इसी में बात कर लेते हैं ना कि उनको क्यों छोड़ना। मायावती ने वहां पर चुनाव लड़ा, चंद्रशेखर अगर डैमेज कर रहे हैं तो मायावती ने भी डैमेज किया। बिल्कुल डैमेज किया। मायावती का जो वोट शेयर है आप देखिए, लगभग 2% के आसपास वोट शेयर है। तो कई सारी ऐसी सीटें हैं जहाँ पर मायावती जी का जो बहुजन समाज पार्टी, लगभग 4 सीटें ऐसी हैं जो मैंने अभी तक जो देख रहा था लीडिंग पोजीशन में, जो दूसरे और तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी आ रही थी। यानी कि अगर इन सीटों पर बसपा के साथ में अगर कांग्रेस पार्टी आ जाती, अगर बसपा कांग्रेस पार्टी और एनएलडी भी अगर साथ में आ जाती, इंडियन नेशनल लोकदल, बसपा और कांग्रेस पार्टी, ये तीनों पार्टियां अगर एक साथ में आ जाती तो आप ये समझिए कि 2% वोट शेयर बसपा का और 5.5% के आसपास वोट शेयर इंडियन नेशनल लोकदल का अगर जुड़ जाता तो ये 8-10% का वोट शेयर जंप करता कांग्रेस पार्टी का, सरकार बन जाती इतने में। आप समझ रहे हैं। लेकिन और एक बात मैं बताऊं, ये अलग अलग जब पार्टियां लड़ी तब वोट शेयर, जब पार्टियां एक साथ आती, मैं हमेशा कहता हूं कि एक से 2 पार्टी जब छूटती हैं तो 2 नहीं होती, वो 11 हो जाता है। वो वोट शेयर अचानक से कंसोलिडेट होता है, तो ऐसे में बिखराव की संभावनाएं जो हैं वो नगण्य हो जाती हैं। और अगर बसपा साथ में आती तो ये जो 8 से 10% का जंप मिलता, फिर भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे चली जाती। तो कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर बीएसपी ने भी खेल कर दिया, कांग्रेस की हार के एक कारण नहीं है, कई कारण हैं। आम आदमी पार्टी बड़ा कारण है। 1.5% के आसपास आम आदमी पार्टी वोट लेकर के आ रही। 5 सीटें आम आदमी पार्टी मांग रही थी, 3 सीटें भी अगर कांग्रेस दे देती आम आदमी पार्टी को, तो आप ये समझिए कि
उन 3 सीटों के अलावा जो वोट शेयर का नुकसान हुआ 1.5% से ज़्यादा 1.627% इतना वोट शेयर है आम आदमी पार्टी का अभी। लेकिन अभी ये फ्लेक्सिबल है, अभी इसको और बढ़ेगा या और हो सकता है थोड़ा सा कम हो, अभी इसको कांस्टेंट नहीं मान सकते। तो बड़ा नुकसान किया है आम आदमी पार्टी ने, कांग्रेस का बड़ा नुकसान किया है। कांग्रेस का कुमारी शैलजा, भूपेंद्र हुड्डा और ये जो गुटबाजी है कांग्रेस पार्टी के भीतर की जो इनफाइटिंग है, उसने एक बड़ा नुकसान किया है। साथ में अगर ये जो 2 दल थे देवीलाल परिवार के, चाहे वो जजपा की बात कर लें चाहे आईएनएलडी की बात कर लें, इन दोनों ने जिस तरीके से जाट और मुस्लिम का जो समीकरण बना करके चुनाव लड़ा, वो अपने आप में एक पूरी कहानी बयां करता है कि किस तरीके से दलित वोटर्स में बिखराव हुआ, किस तरीके से जून से लेकर के अभी 4-5 महीने का वक्त हुआ है, इतने महीनों में ही जो कांग्रेस पार्टी 17 सुरक्षित सीटों में से 14 पर लीड कर रही थी लोकसभा चुनाव में, वो सिमट करके 11-12 पर कैसे आ गई, ये बड़ा अपने आप में एक शोध का विषय है कि आखिर 5 महीने के भीतर दलितों के बीच में उसने अपना विश्वास कैसे खोया। या तो कांग्रेस ने विश्वास खोया या तो दलित वोटर्स के बीच में आईएनएलडी और बीएसपी का गठबंधन, जजपा और आसपा का गठबंधन सेंध लगाने में कामयाब। मुझे एक चीज़ और समझाइए आखिर में जाते जाते, मुझे एक चीज़ ये बताइए कि क्या मायावती, चलिए चंद्रशेखर की बात छोड़ देते हैं, राजनीति में नए हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, गठबंधन गलत हो गया, नहीं होना चाहिए था, अकेले जाना चाहिए था, वो तो उनकी अभी पाठशाला चल रही है, वो राजनीति की पाठशाला में अपना सीख रहे हैं। लेकिन मायावती परिपक्व नेता हैं, बड़ा कद है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सीटें भले ना आई हों, जीत भले न पाई हों, लेकिन कमाल जरूर कर दिया उन्होंने हरियाणा की राजनीति में, और इससे बूस्ट मिलेगा यूपी की राजनीति में 10 सीटों पर उपचुनाव में। देखिए, मायावती की बहुजन समाज पार्टी साल 2000 से लेकर के 2014 तक हमेशा उसने कम से कम 1 सीट जरूर जीती है। 19 में नहीं जीत पाई और 24 में इस बार नहीं जीत पाई। लेकिन ये जो दोनों टर्म थे 19 और 24, इसमें तमाम सारी ऐसी सीटें थीं जहां पर बहुजन समाज पार्टी दूसरे और तीसरे नंबर पर उसने अपनी पोजीशन होल्ड करके रखी। बहुजन समाज पार्टी का जो मैक्सिमम वोट शेयर है हरियाणा में वो 7% तक है। 7% वोट शेयर बहुजन समाज पार्टी गया है इतना। 7% तक वोट शेयर बसपा का रहा है। और 7% वोट शेयर मतलब किसी भी स्टेट के विधानसभा चुनाव में आप समझिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो भी तब जब हरियाणा जैसे स्टेट की ऑन एन एवरेज पर विधानसभा का जो वोटर है वो 1.5 लाख 1,70,000 के आसपास ही पूरी विधानसभा का वोटर आ जाता है। यानी कि आप देखें बहुत ज़्यादा जो जीत हार का मार्जिन होता है वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता यूपी की तरह। 10,000 5,000 में हो जाती है जीत हार, इसी मार्जिन में 7,000 8,000, तो ये कम मार्जिन की जीत हार होती है हरियाणा में। और ऐसे में हरियाणा जैसे स्टेट में 7% वोट शेयर लाना एक बहुत बड़ी कामयाबी होती है। और बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर सांसद तक जिता चुकी है। इंडियन नेशनल लोकदल के साथ में वो पहले भी गठबंधन कर चुकी है 1996 में। तो एक बड़ा बहुजन समाज पार्टी के लिहाज से एक बड़ा पॉजिटिव संदेश है कि बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से हरियाणा में स्थानीय दल जो रीजनल जो पॉलिटिक्स होती है उन दलों में जिस तरीके से देखिए चंद्रकांत भी आ गए, आप इनको भारत एक सोच पर इनका विश्लेषण चुनावों के दौरान, लोकसभा चुनावों के दौरान खूब सुना होगा आपने। चंद्रकांत, हम लोग बात कर रहे हैं आज़ाद समाज पार्टी की, चंद्रशेखर की, हम बात कर रहे हैं मायावती की, कि हरियाणा की राजनीति में क्या मायावती का कद बढ़ा है और उसका असर क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में, चंद्रशेखर अभी वहां पर जो सीख कर आए हैं या फिर जो गलतियां करके आए हैं कुछ सीखने को, उसका असर पड़ेगा 10 सीटों पर? देखिए, किसी भी राज्य का चुनाव हो वो एक तरह से प्रयोगशाला होता है। वो राज्य सीखने का मौका देता है, नया करने का मौका देता है। चंद्रशेखर पहली बार के सांसद हैं, पहली बार सांसद बने और उन्होंने ये रिस्क लिया, मैं इसे रिस्क कहूंगा, उन्होंने रिस्क लिया कि उत्तर प्रदेश में जहां की वो राजनीति करते थे यहां से निकलकर वो हरियाणा गए। जाहिर तौर पर जो आप बात कह रहे हैं गलतियां हो सकती हैं, गलतियां, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिला है और उसने चंद्रशेखर की इमेज को एक बड़े स्तर पर बनाया। क्योंकि मैंने देखा है कि चंद्रशेखर ने जो रैलियां की हैं, भले ही वो वोट में कन्वर्ट नहीं हुई हैं या उनको सीट्स उतनी नहीं मिल पाई, कामयाबी नहीं मिल पाई, लेकिन लोगों में चंद्रशेखर को देखने का, उनको सुनने का एक क्रेज था। यानी उसने चंद्रशेखर की जो इमेज है उसको तो बड़ा किया, चंद्रशेखर को ताकत जो दी है। और उत्तर प्रदेश में जाहिर तौर पर इसका असर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि चंद्रशेखर मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना मानना बैठने वाले नेता नहीं है, महाराष्ट्र में भी वो एंट्री लेंगे। महाराष्ट्र तो 10 से 12% दलित वहाँ है, बड़ी बेल्ट है, लेकिन
जहाँ तक बात मायावती की आप कर रहे हैं, तो देखिए मायावती मंझी हुई खिलाड़ी हैं सियासत की, और उन्होंने जो आईएनएलडी के साथ अपना अलायंस किया था उसने ठीक ठाक चुनाव लड़ा है, मजबूती से चुनाव लड़ा है। और मैं यहाँ पर आपसे एक बात जरूर करना चाहूंगा कि कांग्रेस ने कुछ गलतियां की। अच्छा, कांग्रेस ने ये गलतियां की, अगर वो चंद्रशेखर से बात करने की कोशिश करती, हाँ यही बात हम लोग अभी कर रहे थे। अगर वो मायावती से बात करने की कोशिश करती, क्योंकि मायावती बड़ी नेता है, 4 बार किसी देश के सबसे बड़े सूबे की मुख्यमंत्री रही, आपने लोकसभा में गलती कर दी, उनको साथ नहीं लिया। अब आप सोचिए अगर मायावती लोकसभा में साथ होती तो नतीजे बदल सकते थे और बदल सकते थे, लेकिन आपने साथ नहीं लिया। लेकिन हरियाणा में आपको, मुझे ऐसा लगता है कि साथ लेना चाहिए था मायावती को, चंद्रशेखर को, तमाम और भी दल हैं, लेकिन मैं उन पर नहीं जा रहा। फिलहाल इनसे अगर आप बात करते हैं, अखिलेश यादव, क्योंकि हाँ, बिल्कुल। और देखिए एक और जो बात है, कुमारी शैलजा जो कांग्रेस का बड़ा चेहरा थी, उनको लेकर बीजेपी ने एक नैरेटिव सेट किया कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस ने शैलजा का अपमान कर दिया। अब वो जब मैसेज गया तो उसका नुकसान हुआ, जाहिर तौर पर हुआ, कांग्रेस के लोग उसको मान रहे हैं। तो अगर वैसे में मायावती और चंद्रशेखर आपके मंच पर होते तो वो भी आपको नुकसान ना होता, वो कवर हो जाता, बिल्कुल कवर होता, और कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। आप अगर हरियाणा का चुनावी परिणाम देखेंगे, जो रिजल्ट हमारे सामने है, जो नतीजा हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, बहुत बड़ा अंतर नहीं है। अगर निर्दलीय थोड़े मजबूत हो जाते, चंद्रशेखर थोड़े मजबूत हो जाते, या ये दुष्यंत चौटाला थोड़े मजबूत होते, तो बीजेपी को छींके आ जाती। भले ही सरकार किसी और तरीके से बनती, त्रिशंकु स्थिति बनती, लेकिन ये जो क्लियर मैंडेट मिला है ये ना मिलता है। यानी गलतियां हैं, कांग्रेस के स्तर पर गलतियां हैं, चंद्रशेखर या मायावती, मेरा ऐसा मानना है इन दोनों में से किसी एक को कांग्रेस को अपने साथ लेना चाहिए था, उसका फायदा मिलता है। लेकिन कांग्रेस को ऐसा लगा कि इनकी राजनीति उत्तर प्रदेश तक सीमित है। कांग्रेस दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद उसको लगने लगा कि मायावती या चंद्रशेखर ये किसी राज्य के क्षेत्रीय नेता उनको कांग्रेस मानने लगी, और ये गलती है, क्योंकि ये पॉलिटिकल। एक आखिर में छोटा सा सवाल, क्या चंद्रशेखर ने गठबंधन गलत कर लिया? देखिए, मैंने जैसा कि शुरू में आपसे कहा कि चंद्रशेखर अभी सियासत, एक आंदोलनकारी अच्छे हो सकते हैं, चंद्रशेखर नगीना में 4 साल मेहनत करके चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन राजनीति में गठबंधन बहुत सोच समझ कर किया जाता है। अखिलेश यादव ने जब कांग्रेस के साथ 2017 में गठबंधन किया तो नुकसान हो गया, जब उन्होंने 2019 में मायावती के साथ गठबंधन किया तो मायावती का फायदा हो गया, लेकिन अखिलेश का नुकसान हो गया। लेकिन इस बार बॉस अखिलेश थे 2024 के चुनाव में, उन्होंने कांग्रेस को सीटें दी, वो सीटें दे दी लड़ने के लिए, और अपनी सीटें अलग रखी। तो आज देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें जीतकर आने वाली पार्टी बन गई, देश की तीसरी बड़ी पार्टी बन गई। तो गठबंधन के लिए बड़ी रणनीति लगानी पड़ती है। उस रणनीति में चंद्रशेखर कहीं ना कहीं, मैं फेल नहीं कहूंगा, चूक गए हैं, उस रणनीति में चूक गए हैं, या सीख गए? हाँ, सीख भी गए हैं, चूक भी गए हैं। इंसान गलतियों से सीखता है, गलतियों से सीखे हैं, उनको और ऑप्शंस पर काम करना चाहिए था, नहीं कर पाए, आगे आने वाले वक्त में करेंगे और बेहतर करेंगे। लेकिन फिलहाल ये है कि चंद्रशेखर भले ही हरियाणा से कुछ हासिल करके ना आए तो वो कुछ गवा के भी नहीं आए। सबसे बड़ी जीत कोने के लिए कुछ नहीं था, कोने के लिए कुछ नहीं था। आप वहां, अगर आपको वहां 500 वोट भी मिला तो वो 500 वोट आपका है, चंद्रशेखर का वोट है। वहां ऐसा नहीं था कि चंद्रशेखर के 4 विधायक थे और वो चुनाव हार गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो चंद्रशेखर जो कुछ भी करके ला रहे हैं हरियाणा से, वो लेकर आ रहे हैं, वो देकर कुछ नहीं आ रहे हैं। लेकिन हाँ, वहां पे वो अपने लोगों को खड़ा करके आए हैं, अपनी टीम बना करके आए, और अगर हरियाणा जाते रहेंगे, आते रहेंगे, तो 2029 हरियाणा में वो कमाल, बहुत बड़ी राजनीतिक बड़ी राजनीति सफर है। सांसद बने हैं, बहुत मेहनत करनी है, महाराष्ट्र की तरफ देखना है, झारखंड की तरफ देखना है। अगर भाई नेता का काम यही है अनुज जी की, वो पार्टी को मजबूत करे, और मजबूत करने के लिए आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। वो चुनाव लड़ेंगे, चुनाव में जीतना हारना एक दूसरा पहलू होता है। चुनाव में युद्ध कभी भी इस बात से याद नहीं रखे जाते कि आप युद्ध में जीतते हैं या हारते हैं, युद्ध इस बात से याद रखे जाते हैं कि आप गोली छाती पर खाते हैं या पीठ पर खाते हैं। तो चंद्रशेखर, मैं ऐसा मानता हूं कि छाती पर गोली खाकर निकले हैं, वीरता की तरह आए, जैसे कोई वीरगति को प्राप्त होता है, तो वैसे ही चंद्रशेखर हैं, और लौट कर आए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में और कमाल करेंगे और तेजी से मजबूत होकर अपनी पार्टी को खड़ा कर सकेंगे। राजनीतिक गोली की बात कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने असल जिंदगी में भी गोली खाई है और उनके पर हमला हुआ था। खैर दोस्तों, ये राजनीतिक का चर्चा हम लोग कर रहे थे छोटी सी, कि आखिर मायावती का क्या रोल रहा है, क्या स्टैंड रहा है, और चंद्रशेखर आज की डेट में कहां पर खड़े हैं। हरियाणा के रिजल्ट के बाद ये छोटा सा आंकड़ा, छोटा सा विश्लेषण हम आपके लिए लेकर आए थे। बहुत शुक्रिया।